Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो ये एक ऐसी सीरीज हमने शुरू की है जहां हम स्पॉटिंग एरर्स के बड़े सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अक्रॉस द ग्रामर हैं जो ग्रामर के सारे वर्टिकल्स को कवर या सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होगी होगी और मैं इनकी एक्सप्लेनेशन जो दूंगा वो सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करके दूंगा, तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि ग्रामर के क्वेश्चंस को कैसे देखना चाहिए। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखें, तो सबसे पहले कुछ देखने की बात नहीं होती है, पूरा क्वेश्चन ही देखा जाता है। लेकिन ऐसे जरूर होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यदि वो सेंटेंस में पूछे गए या देखे गए हैं तो आप सबसे पहले उन्हीं को पॉइंट आउट करें और वहां से आप क्वेश्चंस ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 100 क्वेश्चन सीरीज स्पॉटिंग एरर्स की आपके साथ में। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। यहाँ हम बात करते हैं आपके लिए, आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर जो आपके लिए रोड मैप है योर एग्जाम सक्सेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिलते हैं, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल एंड टारगेट ट्रैकिंग के साथ मिलते हैं। 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 3400+ क्वालिटी क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलती है, आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स और टॉपर्स के जिसमें यूपीएससी सीडीएस के नोट्स हैं, ओटीई के नोट्स हैं, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स स्पेशल, ये सब आपको मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज सब फ्री मिलते हैं, आपको डेली क्विजेस मिल जाती है, पीडीएफ मिलती है, करंट अफेयर्स, न्यूज अपडेट्स, वीकली मंथली एमसीक्यूज और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलती है 100% फ्री। और ये सब शुरू होता है सिर्फ 99 रुपीज से। स्पॉटिंग एरर डे 2, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और भी वीडियोस को शेयर जरूर करते जाएं, लाइक जरूर करते जाएं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, नरेंद्र मोदी सेज दैट इंडिया हैज नेवर एंड विल नेवर टॉलरेट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन में क्या चेक करते हैं, देखते हैं। हमने कहा नरेंद्र मोदी लिखा गया, सब्जेक्ट सेज हो गया, दैट कंजंक्शन है, इंडिया यहाँ एज अ डूअर सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, हैज नेवर एंड विल नेवर टॉलरेट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। कुछ बच्चों को लगता है कि नेवर यहाँ 2 बार लिखा गया, एक बार हटा देना चाहिए, वो इसमें थोड़े से फंस जाते हैं। हटना भी चाहिए और लग भी सकता है, इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। टॉलरेट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। अब बात करें, ध्यान से समझ लें। एक रूल होता है जो आपको किस टॉपिक में पढ़ाया जाता है मैं बता देता हूँ। टॉपिक आपके लिए पढ़ाया जाता है वर्ब, और इस वर्ब में ही जब आपको हेल्पिंग वर्ब्स और उनके यूजेस पढ़ाए जाते हैं तब आपको ये जरूर सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई विल डू दिस टास्क, और दूसरा मैंने लिखा, आई कैन डू दिस टास्क। आई विल डू दिस टास्क एंड आई कैन डू दिस टास्क। इन दोनों सेंटेंसेस में मैं देख रहा हूं कि अगर आप कहें कि इन दोनों सेंटेंस को आप एंड से कनेक्ट करके एक फाइनल सेंटेंस यहां लिख दो, तो मैं देख पा रहा हूं कि आई यहां भी है, आई यहां भी है, डू यहां भी है, डू यहां भी है, दिस टास्क यहां भी है और दिस टास्क यहां भी है। इससे मैं ये कह सकता हूं कि हम जो कॉमन चीजें हैं उनको कट कर देते हैं, यानी कि जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में फैक्टर्स हैं, और डू के साथ डू हट जाएगा और दिस टास्क के साथ दिस टास्क चला जाएगा। तो मैंने कहा पहले आएगा आई, बिल्कुल आएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा। अब विल या कैन में से क्या पहले होगा, आप जो चाहें वो रख दो, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने लिखा आई विल होगा, कंजंक्शन एंड है तो एंड यहां लगा देंगे कैन। अब आप कहेंगे सर एंड यही क्यों लगेगा, आप अगर देखें तो 2 रूट वर्ड हैं हमारे विल और कैन जिनको मुझे जोड़ना था। तो बात एकदम सही है कि विल और कैन को अलग अलग करना ही होगा क्योंकि वो 2 अलग अलग चीजें हैं, तो वही जुड़ी गई हैं। तो आई विल एंड कैन डू, अब डू आपकी मेन वर्ब यही आएगी क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब है और देखा जाए तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका मेन वर्ब हो गया। और इसके बाद में आपने लगा दिया क्या, आपका ऑब्जेक्ट डू व्हाट दिस टास्क। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे। अब आ गया समझ, ठीक है। ये एक तरीका होता है बड़ा अच्छा सा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको और बेहतर एग्जामिनर कैसे बना सकता है, हम कैसे पूछ सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं सेंटेंस ये कह दूं, आई विल प्ले विद यू, और आई हैव
प्लेड विद यू। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया, सेंटेंस नंबर 2 हो गया। मानो इनको जोड़ना है। फिर किसी ने कहा सेंटेंस एक ये वाला है कि आई हैव डन दिस, और दूसरा है आई हैव रिटन दिस। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब इसमें क्या क्या होता चला जाएगा, पहले ये वाला देख लेते हैं। इसमें दोनों में हैव ये है तो हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे? हमने लिखा आई हैव डन एंड रिटन दिस। सही है, हैव एक बार आएगा, डन एंड रिटन को जोड़ा जाएगा, दो मेन वर्ब। ठीक है, दिस कॉमन है, वो भी कट जाएगा। यहां आप देख पा रहे हो कि विल के साथ प्ले है और हैव के साथ प्ले है, प्लेड है। तो कैसे करेंगे? आई तो भाई दोनों में क्या होगा, आई तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम है। अब विल आ जाएगा, लेकिन विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो प्ले आएगा। आई विल प्ले होगा, एंड आ जाएगा। एंड के बाद क्या होगा बच्चे? हैव होगा, क्योंकि आई तो कॉमन है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी? प्लेड होगी, दिस वन। तो आई विल प्ले एंड हैव प्लेड होगा, आई विल प्ले एंड हैव प्लेड दिस आ जाएगा, या हैव प्लेड विद यू होगा। अब आगे समझिए, आई विल प्ले एंड हैव प्लेड विद यू, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें समझते हैं इंडिया की। यदि मैं बात करता हूं तो इंडिया हमने क्या यूज किया है? इंडिया को हम देख पा रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमने यूज किया। ठीक है, इंडिया को हमने क्या बना लिया? इंडिया हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो हैज होगा ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, और विल हमारा ये भी हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि जब हैज हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब हैव हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यदि मैं विल के साथ नेवर टॉलरेट लगाता हूं तो ये टॉलरेट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए आ गई? विल के लिए आ गई। तो आप ये बताओ, हैज के लिए तो वर्ब लगी ही नहीं ना, तो हैज नेवर टॉलरेटेड लिखना होगा, आपको लिखना होगा टॉलरेटेड, ये लिखेंगे। तो आपका सेंटेंस होगा नरेंद्र मोदी सेज दैट इंडिया हैज नेवर टॉलरेटेड एंड विल नेवर टॉलरेट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आंसर किस पार्ट में होगा? अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका बी पार्ट में होगा। टॉपिक में आपको समझा चुका हूं, वर्ब का क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्ब में जब आपको बताया जाता है ना हेल्पिंग वर्ब्स, तब उनके यूजेस में ये समझा दिया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड बैन सच प्रैक्टिसेस इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट एनकरेज कास्टिज्म। मतलब हमें ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को बंद कर देना चाहिए सारे के सारे स्टेट्स में जो कास्टिज्म को क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं या बढ़ाती हैं, इंकरेज करती हैं। ठीक है, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो लगी हुई इंफिनिटिव विदाउट टू। सच आपका एडजेक्टिव होगा, प्रैक्टिसेस आपका यहाँ नाउन हो जाएगा। इन प्रपोजिशन होगा कहाँ पे? ऑल द स्टेट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन इंडिया, ये वो हो जाएगा क्या कहते हैं इसका ऑब्जेक्ट। दैट यहाँ कंजंक्शन होगा, दैट जो क्या करती है? एनकरेज करती हैं कास्टिज्म को। ठीक है ना, तो प्रैक्टिसेस के लिए आगे प्रैक्टिसेस दैट एनकरेज कास्टिज्म। ठीक, अब समझो ये सब यहाँ तक क्लियर है। एरर क्या होगा वो समझना है। जब हम नाउन आपका टॉपिक पढ़ते हैं नाउन, तो उसमें कुछ यूजेस पढ़ाए जाते हैं नाउन के, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वर्ब जैसे लगते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग नाउन्स में आता है एक वर्ड होता है PRACTIC, प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमेशा नाउन का काम करता है, और जब आप लिखते हो PRACTISE, प्रैक्टिस, ये हमेशा वर्ब का काम करता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा PRACTIC, आप प्रैक्टिस सेट लिखते हो, आप प्रैक्टिस सेट लिखते हो, SE नहीं लगाते। ठीक है, सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? माई फ्रेंड्स लव प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग। ठीक है, मेरे फ्रेंड लव करते हैं व्हाट, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रैक्टिस को। अब जो ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, तो नाउन होगा। तो माई फ्रेंड्स लव प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा दूसरा सेंटेंस, माई फ्रेंड्स प्रैक्टिस
इन द मॉर्निंग। अब आपके फ्रेंड कब प्रैक्टिस करते हैं? इन द मॉर्निंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो माई फ्रेंड्स प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग होगा और माई फ्रेंड्स लव प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग होगा। तो आप ऐसे दोनों चीजें बना सकते हो, ठीक है। ऐसा ही एक वर्ड होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, ADVICE, एडवाइस। ये आपका नाउन होगा। और जब आप कहते हो ADVISE, तो ये आपका अगर नाउन होगा तो CSE वाला क्या होगा? ये आपका वर्ब होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर किस पार्ट में हुआ? आंसर हो गया आपका बी पार्ट में, ठीक है। बी पार्ट में सही वर्ड क्या यूज करना था? सही वर्ड यूज करना था PRACTICE, प्रैक्टिस, सच प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से हम कर देते हैं। नेक्स्ट आइए। अकॉर्डिंग टू द नोबल प्रिसेप्ट, इट विल बी लॉफुल टू एक्सेप्ट गुड एडवाइस फ्रॉम एन एनिमी। बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू का जो यूज होता है, ये कहाँ यूज करते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। ये जो अकॉर्डिंग टू है, अकॉर्डिंग टू, ये हम जनरली भाई पर्सन के साथ अवॉइड करते हैं, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मी तो बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर रहे हो, ठीक। मतलब आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, तो इन माई ओपिनियन विल बी द बेटर आंसर फॉर अकॉर्डिंग टू, ठीक है। एक तो याद रखेंगे। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपने किसी की थ्योरी पढ़ी है तो अकॉर्डिंग टू डार्विन आप कह सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर कह सकते हो, क्योंकि वो उनकी ओपिनियन नहीं है, उन्होंने प्रूव किया है। यू आर जस्ट टेलिंग द आइडिया। तो अकॉर्डिंग मतलब व्हेन यू वांट टू प्रूव समथिंग, ठीक है, तो उसमें आ जाता है। वरना आप अपनी राय देते हो तो इन माई ओपिनियन का हम यूज करते हैं। एक बात क्लियर होगी। नॉबल प्रिसेप्ट का मतलब होता है बिहेवियर, जो आइडिया है। इट विल बी लॉफुल टू एक्सेप्ट गुड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, ठीक है। गुड एडवाइस फ्रॉम एन एनिमी। ओके, अब समझे। अभी अभी हमने बात की थी, एक वर्ड होता है ADVICE, एडवाइस, ये एक नाउन होता है। और एक वर्ड होता है ADVISE, एडवाइस, ये एक वर्ब होता है। तो इट इज लॉफुल टू एक्सेप्ट। अब ये टू एक्सेप्ट क्या है? वर्ब है, इंफिनिटिव है। व्हाट इज गुड टू एक्सेप्ट? दिस वन, एडवाइस, ठीक। तो ये इसके लिए किसका काम कर रहा है? इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ नाउन आना चाहिए, और जो गुड लिखा गया वो क्या लिखा गया? गुड एक एडजेक्टिव है। तो मुझे इससे पता चलता है कि यदि एडजेक्टिव है तो यहाँ नाउन होना चाहिए इसकी क्वालिटी बताने के लिए। तो अगर नाउन होगा तो हमें क्या लिखना होगा? ADVICE, एडवाइस लिखना होगा, ठीक है। एक बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जो एडवाइस होता है ये नाउन तो होता ही है, लेकिन ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे आपने कहा ही gave me an advice, उसने मुझे एक सलाह दे दी। he gave me an advice आपने कह दिया, ठीक है। तो आपने कहा he gave me an advice, इसका मतलब उसने आपको सलाह दे दी, ये गलत है। सलाह कभी भी एक या दो नहीं होती है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको लिखना होगा he gave me, he gave me, he gave me a piece of एडवाइस। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही वर्ड्स के लिए मैंने कहा था कि जब ये एग्जाम में आते हैं या किसी सेंटेंस में आते हैं तो आप सबसे पहले इनको करेक्ट करें, मतलब इनको चेक करें कि ये अपने करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी मतलब सबसे पहली वो चीज बन जाती है कि एडवाइस है, प्रैक्टिस है, ठीक है। ऐसा कोई भी वर्ड है या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, चाहे वो स्टेशनरी है, प्रूज है, पोइट्री है, या कुछ फ्रेजेस होती हैं लाइक नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इफ सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस जो अक्सर क्लास में आपको पढ़ाई जाती हैं, वो किसी पेपर में यदि आपको दिखाई दे तो पहले आप उनके रेफरेंसेस को करेक्ट कर लें कि वो सच में सही कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए या नहीं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में वही कहीं एरर आपको दे देता है। नेक्स्ट आइए। A number of religious sects who are the followers of Lord Krishna have read and will read the Bhagavad Gita, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा फंसा देने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाली बात है। हमने कहा a number of religious sects लिखा गया। सेक्ट्स मतलब होते हैं वो एक सेक्शन, इसको आप सेक्शन कह सकते हो, रिलीजियस सेक्शन, ठीक है। हु कौन है? अब हु आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये कौन होगा सेक्ट्स? यहाँ पे ये होगा आपका एंटीसीडेंट।
अब एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है, तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, इसका मतलब आर लगता है, ठीक है। तो सेक्ट्स हु आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यहाँ तक कोई हमें कमी नहीं लिखी। हमने कहा हैव आ गया, हैव के बाद ये रेड लिखा गया, एंड विल के बाद रीड लिखा गया द भगवत गीता, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन फंसता है, वो ये है कि अगर मैं देखूं तो ये वाली स्पेलिंग और ये वाली स्पेलिंग मुझे सेम लग रही है, जिसका मतलब इनमें से एक को हटाना पड़ेगा। तो ये समझने वाली बात है कि हटाना या नहीं हटाना है, देखते हैं कैसे। अगर मैं सेंटेंस कहता हूं कि आई हैव क्लीन्ड द रूम, ठीक है, ये वाली बात होगी, आई हैव क्लीन्ड द रूम। और मैं एक सेंटेंस कहता हूं आई विल क्लीन द रूम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसमें क्या क्या काटोगे, तो आप कहोगे आई से आई चला जाएगा सर, और द रूम से द रूम चला जाएगा, तो मुझे लिखना होगा आई हैव क्लीन्ड एंड विल क्लीन द रूम। आ गया समझ ठीक से, ठीक है। अब हम यहां आते हैं दोबारा से, हमने लिखा आई हैव रेड दिस नॉवल, ठीक है, और हमने दूसरा लिख दिया आई विल रीड दैट नॉवल, ये लिख लेते। अब इसको जोड़ना है, मानो इसको मैं आई हैव रेड दिस और आई विल रीड दिस, मैं इसको दिस ही कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम यहाँ सेंटेंस देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हैव के बाद भी स्पेलिंग सेम है और विल के बाद भी स्पेलिंग सेम है। अब यहाँ दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो वो होते हैं जो रट के चले जाते हैं कि सर ने कहा था जब भी दोनों सेम दिखाई दे काट देना, एक लिख देना, ठीक है। एक बच्चा है दिमाग लगाने वाला, तो दिमाग लगाना है कैसे। अगर मैं हैव लिख रहा हूँ तो हैव क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और विल क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ से लगता है दिमाग। अब यहाँ से दिमाग ये लगा कि अगर मैं रीड से रीड को काट दूं तो बाद वाला यूज होगा, बाद वाला तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो भाई कुछ आपकी इरेगुलर वर्ब्स भी तो होती हैं, जैसे कट 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 है, प्ले 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 है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको ये तो खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि वो कैसे लिखी गई है। तो इसका मतलब हैव के बाद जो लिखा गया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और रीड जो लिखा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनको आप काट नहीं सकते, स्पेलिंग से स्पेलिंग नहीं काटनी होती है, वर्ब की फॉर्म को कट करना होता है, जिसका मतलब ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब जो मैं कह रहा था, पहचाना आपको ही पड़ेगा। जैसे देखो, कभी कभी एक सेंटेंस लिख दिया जाता है बच्चों के, ही कट द ट्री, और पूछा जाता है कि सेंटेंस में एरर बताओ, ठीक है, बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो एकदम से कहते हैं कि सर ये गलत है, इसका सही आंसर होगा ही कट्स द ट्री। आपको भी समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ही क्या था, सिंगुलर था, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी, ही कट्स द ट्री होगा। अब मैं आपको एक हिंदी समझा रहा हूं। एक सेंटेंस कहता है उसने पेड़ काटा, और एक सेंटेंस कहता है वह पेड़ काटता है, ठीक है। उसने पेड़ काटा और वह पेड़ काटता है। जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा गया है वो पास्ट की बात कर रहा है, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नीचे वाला सेंटेंस प्रेजेंट की बात करता है, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जब मैं कट लिखता हूं तो कट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कट, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, कट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट। बिल्कुल सही है। तो जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसमें सिंगुलर के साथ एस और यस लगाते हैं, प्लूरल के साथ नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही हो गई कि जो ही है उसके साथ जब कट्स आ गया तो मुझे ये समझ आ गया कि प्रेजेंट का सेंटेंस है। लेकिन जब मैंने ही के साथ कट लगा दिया तो इसका मतलब मुझे समझ आना चाहिए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब एरर डिटेक्शन का मतलब ये थोड़ी है कि आप कट को कट्स ही करेंगे। आपसे कहा गया एरर डिटेक्शन करें, और अगर एरर नहीं है तो आप सेंटेंस को नो एरर मार्क कर दें। तो पहला सेंटेंस नो एरर होगा, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ही कट द ट्री भी सही और ही कट द ट्री भी सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम बताते हैं। मानो किसी ने ये लिख दिया दे कट द ट्री, अब आपको ना इससे समझ आएगा दे कट द ट्री। अब आपको यहाँ से ये समझ आएगा कि मतलब इंग्लिश भी बड़ी लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है।
अब कोई कहता है दे कट द ट्री है, इसका टाइम बताओ, तो नो वन कैन टेल यू द टाइम ऑफ दे कट द ट्री। आप नहीं बता सकते। ये दे के साथ कट लिखा है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पेड़ काटते हैं। दे कट द ट्री, उन्होंने पेड़ काटे, पास्ट भी हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि आप इसके दो पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगर आप इसको प्रेजेंट मानोगे तो द ट्री इज कट बाय देम होगा, और पास्ट मानोगे तो द ट्री वॉज कट बाय देम होगा। तो आगे ना समझ कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ऐसी चीजें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in Jammu and Kashmir, a terrorist was killed by local people and his dead body was hanged in the forest. ये सारे क्वेश्चंस आपको बड़ी क्लासी सेलेक्टेड लगेंगे। सारे एरिया रीजन को मैंने इसमें कवर किया है, और आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन एक नई कहानी कहता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चल रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ आपको नया सीखने और नया सोचने के लिए मिलेगा। इन जम्मू एंड कश्मीर अ टेररिस्ट वॉज किल्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाय लोकल पीपल, वॉज किल्ड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पैसिव वॉइस में टेररिस्ट किसी के द्वारा मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? लोकल पीपल के द्वारा। एंड हिज डेड बॉडी वाज हैंग्ड, उसको लटका दिया गया इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बात खत्म हो गई। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, लेकिन गड़बड़ क्या है वो समझते हैं। देखो, एक वर्ब होती है हमारी HANG, हैंग। इसके सेकंड फॉर्म आपने सुनी होगी HUNG होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है HUNG, हंग। इसका मतलब होता है जब हम कहते हैं लटकाना, इसका मतलब होता है किसी चीज को लटका देना। ठीक है, फिर होता है HANG, हैंग। इसका मतलब होगा HANGED, हैंग्ड। और फिर इसका मतलब होगा HANGED, हैंग्ड। क्या होगा? हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फांसी लगाना। देखो, यहीं से सारे ट्विस्ट शुरू होते हैं। अब आप कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि लिविंग बीइंग को लटकाने के लिए हैंग्ड आता है और नॉन लिविंग के लिए हंग आता है। तो ये सब बेकार की बातें हो गई। डिपेंड करता है कि आपने लिविंग बीइंग को कैसे लटकाया है। आपने गले में रस्सी बांध के लटकाया तो आपने फांसी लगाई है। जब भी फांसी लगाने का कॉन्टेक्स्ट होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में मारने का कॉन्टेक्स्ट होगा, तब हैंग्ड होगा। लेकिन जब सिर्फ लटकाने का कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस में लिखा जाए तो आप हंग का यूज करेंगे। इसका मतलब जो टेररिस्ट था वो मार दिया गया। किसी को मारने के बाद हम उसे फांसी नहीं लगा सकते, मारने के बाद हम सिर्फ उसे लटका सकते हैं। इसका मतलब हैंग्ड नहीं आएगा, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी HUNG, हंग। ठीक है, तो हिज डेड बॉडी वॉज हंग इन द फॉरेस्ट, लटका दी गई। ठीक, आप समझ आ रहा है? आ रही ना कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहां सिर्फ लटकाने की बात की जा रही है, मारने की बात नहीं कही। अगर मैं कहता कि ही वॉज हैंग्ड इन द फॉरेस्ट, तो इसका मतलब है उसको फांसी लगा दी गई फॉरेस्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आ जाओ। A saint founds a new hut by the river in the forest. करिए क्या आंसर होगा? अब बहुत सही क्वेश्चन ये लिखा गया है। हम सबको पता है एक वर्ब होती है FIND, फाइंड। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है FOUND, फाउंड। और थर्ड फॉर्म होती है FOUND, फाउंड। ठीक है, इसका मतलब होता है पाना। आपने कुछ खो दिया, आपने वो वापस पा लिया, तो आप किसका यूज करते हो? फाउंड का यूज करते हो। ठीक, और बात भी सही है कि फाउंड जो होती है वर्ब के सेकंड फॉर्म, उसमें कभी एस और एस नहीं लगता है। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड होगा। अगर मैं सेंटेंस में से एस हटा दूं तो आ सेंट फाउंड अ न्यू हट बाय द रिवर इन द फॉरेस्ट, जंगल में नदी के किनारे उसे एक नई हट मिल गई। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन एस हटाना पड़ेगा। ठीक है, पर क्या इसको कुछ और तरीके से देख सकते हैं? देखते हैं। एक और वर्ब होती है FOUND, फाउंड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके सेकंड फॉर्म होती है FOUNDED, फाउंडेड। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है FOUNDED, फाउंडेड। इसका मतलब होता है नींव रखना, नींव रखना। अब पता आपको सब कुछ है, आपको खूब पता है FOUNDATION, फाउंडेशन। फाउंडेशन एक नींव होती है, कहते हैं ना फाउंडेशन कोर्स होगा, नींव वाला कोर्स होगा। ठीक भाई, सारे कोर्सेज लाइव हैं एप्लीकेशन पे। मेरा भी कोर्स आज लाइव हो जाएगा, तो आज से आप लोग एप्लीकेशन पे जाके इंग्लिश के कोर्सेज भी इंजॉय कर सकते हैं। ये होगा आपका फाउंडेशन। ठीक है, अब फाउंडेशन से आपने सुना होगा FOUNDERS, फाउंडर्स, जिन्होंने नींव रखी होती है। ठीक है, आपने सुना होगा फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड। दिस स्कूल वॉज फाउंडेड बाय देम, उन्होंने इसकी नींव रखी थी।
तो ये सारे वही वर्ड हैं, फाउंड है, फाउंडेड है, फाउंडेड है, फाउंडेशन है, फाउंडर्स है, तो ये सब वहीं आसपास के वर्ड है, नींव रखना। तो अगर मैं कहता हूं आ सेंट, एक जो संत है, फाउंड्स माने नींव रख देता है, किसकी, आ नींव हट की, बाय द रिवर इन द फॉरेस्ट, क्या ये बात गलत होगी? एक सन्यासी जंगल में नदी के किनारे नई कुटिया की नींव रख देता है, क्या ये सेंटेंस गलत होगा? आप कहेंगे नहीं, गलत होगा। और एक नई कुटिया की नींव रख दी तो आप कह सकते हो अ न्यू हट वाज फाउंडेड बाय अ सेंट, मतलब नींव रख दी, बात खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस है इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक नो एरर सेंटेंस होगा और इसका आंसर डी ही होगा। लेकिन हम गलती कहां करेंगे, इसको देखते ही कि हम देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में एस लगा हुआ है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। इन एन एक्सीडेंट माई फ्रेंड वुंड हिज लेग बैडली लास्ट नाइट। अब देखिए, अब देख रहे हो ना, मतलब हर क्वेश्चन के बारे में जब एक्सप्लेनेशन आएगी तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। चलो शुरू करते हैं। इन एन एक्सीडेंट माई फ्रेंड वुंड हिज लेग बैडली लास्ट नाइट, ठीक है। वर्ब के सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, देख के लग रहा है कि लगी हुई है। अब समझना, वर्ड होता है WIND, विंड इसको कहते हैं, विंड। विंड मतलब हम सबको पता है हवा होता है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, कुछ ऐसे लिखा जाएगा लाइक विंड, और इसको हम कहते हैं, ये एक नाउन होता है, ठीक है। या ये आ गया पहला, विंड सबने पढ़ा है। ये वर्ड होता है WIND, वाइंड। अब ये क्या होगा, वर्ब होगा और बोला क्या जाएगा, कुछ ऐसे वाइंड बोला जाएगा, ठीक है, वाइंड। वाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप हिंदी में कहते हो ना, एक चीज किसी चीज को लपेटना होगा किसी चीज के ऊपर, जैसे कोई पट्टी लपेट देते हैं, घुमाना, ठीक है ना। राउंड के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, राउंड करने के लिए, ठीक है, दैट वन। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, WOUND होगी, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, WOUND, वुंड। आपने कभी सुना होगा WIND, वाइंड योर वॉच, अपनी घड़ी में चाबी भर लो, तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आप वाइंड का यूज करते हो, वाइंड योर वॉच, ठीक है। तो वाइंड वाउंड वाउंड होगा, क्या होगा, वाइंड वाउंड वाउंड होगा, क्लियर है। अब फिर से बात आती है, अब ये वर्ड होता है WOUND। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वूंड, क्या होता है बेटा, वूंड होता है। अब ये वुंड दो काम करता है, वुंड नाउन भी होता है और वुंड एक वर्ब भी होता है। जैसे देर इज अ वुंड ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पे एक घाव है, ठीक है। और वुंड मतलब चोट लगना भी होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, या तो ये वुंड माने क्या होगा, या तो हिंदी लिख लो चोट होगा, या फिर आप कह सकते हो चोट का लगना भी होगा। तो वुंड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, WOUNDED, वुंडेड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, WOUNDED, वुंडेड। तो वुंड का वुंडेड और वुंडेड होगा, वाउंड और वाउंड होगा, ठीक है। तो वाइंड वाउंड वाउंड होगा, वुंड वुंडेड वुंडेड होगा। तो आपने कहा ना कि ही वॉज वुंडेड, उसे चोट लग गई, ठीक, तो आप ऐसे केसेस में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने देखा यहाँ लास्ट नाइट लिखा है, जो मुझे ये बताता है कि जो सेंटेंस लिखा गया पास्ट का है। अगर ये पास्ट का है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो ये वाली स्पेलिंग होगी या फिर ये वाली स्पेलिंग होगी। अगर ये स्पेलिंग होगी तो इसका मतलब होगा घुमाना, तो टांग को घुमाया तो नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब होगा चोट लगना। तो करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, करेक्ट आंसर लिखेंगे WOUNDED, वुंडेड लिखेंगे। तो आपने कहा इन एन एक्सीडेंट माई फ्रेंड वुंडेड हिज लेग बैडली लास्ट नाइट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। द नंबर ऑफ विलेजर्स फेल ऑल द ट्रीज ऑन द रोड इन प्रोटेस्ट, बताइए क्या आंसर होगा। द नंबर ऑफ विलेजर्स फेल ऑल द ट्रीज ऑन द रोड इन प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज होने जा रही है। क्वेश्चंस आपको पूरे फुल एनालिसिस के साथ में आपको दूंगा, जिससे आपको चीजें याद रहेंगी और पहले वाली चीजें कनेक्ट होती रहेंगी। जैसे हम सबको पता है कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो ये फेल कौन सी वर्ब है, ऑल द ट्रीज ऑन द रोड इन प्रोटेस्ट, ठीक है। अब समझते हैं इसको, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है FALL, फॉल, और सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है
FALLEN, फॉलन, ठीक है। तो क्या होगी, फॉल, फेल, फॉलन हो। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का गिरना। अब जो गिरना है, गिरना वो क्या है, वो सच में हैपनिंग है। वो क्या है, वो एक हैपनिंग है। और जो भी हैपनिंग होती है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि ये खुद से हो जाती है, इसको कोई करता नहीं है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। जैसे आपने कहा अ बॉय फेल, तो आपको बताना पड़ेगा ऑफ द ट्री, बच्चा पेड़ से गिर गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हैपनिंग को बता रही है कहां से, पेड़ से हुआ है। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब यहां तक अगर देखें तो द नंबर ऑफ विलेजर्स फेल ऑल द ट्रीज, तो ऐसा लग रहा है कि सारे विलेजर्स पेड़ से गिर गए। ऐसा तो नहीं है, पेड़ काटे गए ऑन द रोड इन प्रोटेस्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम ये कहें कि एक और वर्ब होती होगी। एक वर्ब होती है FELL, फेल। इसके सेकंड फॉर्म होती है FELLED, फेल्ड। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है FELLED, फेल्ड। इसका मतलब होता है, या तो आप कह दो कि इसका मतलब होता है गिराना, या फिर आप कह सकते हो काटना होगा। ठीक है, काट के गिरा देना, दिस वन। तो ये फेल्ड होती है। अच्छी बात ये है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा होता है। तो द नंबर ऑफ विलेजेस फेल, गिरा दिए क्या, ऑल द ट्रीज। तो ये अगर आप देखें तो इसका ऑब्जेक्ट होगा। इससे मुझे पता चल गया कि ये वर्ब जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो द नंबर ऑफ विलेजेस फेल ऑल द ट्रीज ऑन द रोड इन प्रोटेस्ट, ऐसे लिखा गया। अब अगर हमको इसको समझना है और बेहतर, तो कैसे समझे कि हमने ये समझ लिया फॉल, फेल, फॉलन होगा, फेल्ड, फेल्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि गलती क्या है। गलती ये है कि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें एस और ईएस लगना चाहिए। तो ये वाला तो है नहीं, पहले प्रूव हो गया। तो अगर मैं एस लगा देता हूँ फेल्स, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। या फिर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, FELLED, फेल्ड, सेकेंड फॉर्म है। अब अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस में कोई टाइम वर्ड नहीं है, यानी कि मुझे कोई ऐसी एडवर्ब दिखाई नहीं देती ये जो ये इंडिकेट करती हो कि ये सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। मानो कोई एडवर्ब मैंने लिखी होती लास्ट नाइट, तो मैं बता देता कि कल हुआ है। या मैंने लिखा होता लास्ट वीक या लास्ट मंथ, तो मैं कहता हूँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। और अगर मैं कहता है टुमारो या नेक्स्ट डे, तो मैं कहता फ्यूचर फॉर्म आएगी। बट इस सेंटेंस में कहीं कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है। अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है तो सेंटेंस प्रेजेंट में भी सही हो सकता है और पास्ट में भी सही हो सकता है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने सेंटेंस कहा ही किल अ स्नेक। ठीक है, ही किल अ स्नेक। अब मुझे समझ आ गया कि ही के साथ जो किल है उसके साथ अ स्नेक लगा है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है गलत। तो या तो मैं ये कह दूं कि ही किल्स होगा, ही किल्स अ स्नेक, या फिर मैं कह दूं ही किल्ड होगा, ही किल्ड अ स्नेक। ठीक है, दोनों सही है। अब मुझे थोड़ी ये बताना है कि कब ही किल्स अ स्नेक भी होगा, ही किल्ड अ स्नेक भी होगा। अब दोनों में अगर मानो यस्टरडे लगा होता तो सिर्फ किल्ड आता, फिर किल्स नहीं आ सकता था। ठीक है, चलिए। तो आपका आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका हो गया बी पार्ट में। आंसर आपका हो गया बी पार्ट में। और आंसर में या तो आप क्या कहेंगे, FELLS, फेल्स कह देंगे, या फिर आपको लगाना होगा FELLED, फेल्ड लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। He knows it very well that he cannot be able to start this webinar after meeting. Okay. एक सेंटेंस है, he may possibly visit this place. ठीक है, अब ही, एक बार इस वर्ड को हटा दो, पॉसिबली को समझो। ही में विजिट दिस प्लेस, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटीज हैं। वो विजिट दे भी सकता है, नहीं भी विजिट कर सकता। तो मैं इसमें जो पॉसिबली वर्ड है लगा ही क्यों रहा हूं, इसका मतलब सुपरफ्लुअस। भाई मे का मतलब ही क्या होता है, अगर आप मे की बात करते हैं तो मे किस लिए लगाया जाता है, पॉसिबिलिटीज के लिए तो लगाया जाता है। पॉसिबिलिटीज के लिए जब ये लगाया जाता है तो सीधी सी बात है कि जब मे पॉसिबिलिटीज के लिए आ रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटीज लिख क्यों रहे हो। जब आपने कहा कि ही नोज इट वेरी वेल दैट ही कैन नॉट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कैन नॉट बता रहा है एबिलिटी। क्या बता रहा है, एबिलिटी। वो कहना चाह रहे हैं कि ही कैन नॉट स्टार्ट दिस वेबिनार आफ्टर मीटिंग, वो नहीं कर सकता है। एबिलिटी बता रहा है, फिजिकल पावर। ठीक है,
तो आपके साथ ही जो कैन नॉट के साथ बी एबल है ना, ये हटाना पड़ेगा, टू भी हटेगा, तो ही कैन नॉट स्टार्ट होगा। अच्छा, एक अच्छी बात याद रख लेना कि जो कैन नॉट होता है ना, ये हमेशा एक वर्ड होता है, कैन नॉट ऐसे लिखा जाता है। अगर आपने कभी कैन नॉट को ऐसे लिखा है तो ये इनकरेक्ट होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, हाउ डेयर वन ऑफ द शेफर्ड्स टू एंटर माय पैडी फील्ड्स, शाउट द लैंडलॉर्ड। क्या आंसर होगा बताओ। देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसका, सेमी मॉडल्स का। ठीक है, ध्यान से सुनो। सेमी मॉडल्स में आते हैं आपके, एक तो आता है डेयर और एक होता है नीड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेमी क्यों है, क्योंकि ये दो काम कर रहे हैं। एक तो ये काम करते हैं मेन वर्ब का, और एक ये काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। ये जो मेन वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, बस इतना याद कर लो। अब हेल्पिंग वर्ब जब ये होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में मतलब ऐसे थोड़ी है, तब ये काम करते हैं मॉडल्स का। मतलब ये भी याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। भाई ही के साथ डज आता है, दे के साथ डू आता है, ही के साथ हैज आता है, दे के साथ हैव आता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। भाई आप ये कह सकते हो ही कैन प्ले, ही कैन प्ले, अब सब्जेक्ट सिंगुलर तभी भी सही है, और अगर आप प्लूरल लिख दें दे कैन प्ले तभी भी सही है। ठीक है, तो एक बात तो ये कि मॉडल ऑक्सिलरीज में डिफरेंस होता है कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं इनका कंजुगेशन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई अपना चेंजेस नहीं दिखाती हैं। तो अगर मैं सेंटेंस को एक इंटेरोगेटिव तरीके से लिखूं, आपने कहा हाउ कैन यू ओपन या टू ओपन माई रूम। हाउ कैन यू ओपन, तुम कैसे खोल सकते हो मेरा कमरा। ठीक है, हाउ कैन यू ओपन या टू ओपन माई रूम। ठीक, मैंने दो चीजें दी हैं। तो आप कहेंगे जो हाउ लिखा गया है सर, ये WH फैमिली वर्ड है। ये जो कैन लिखा गया है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है। यू आपका सब्जेक्ट होगा और ये आपके लिए मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब व्हाट टू ओपन व्हाट माई रूम, तो माई रूम क्या होगा, ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद, वो कौन सी आती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर हम कह सकते हैं वो इन्फिनेटिव होता है विदाउट टू। वो इन्फिनेटिव होता है विदाउट टू, जिसे हम दूसरे शब्दों में बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्फिनेटिव विदाउट टू आएगा तो इसका मतलब टू नहीं आएगा, बस एंटर होगा। हाउ डेयर वन ऑफ द शेफर्ड्स एंटर माई पैडी फील्ड्स, शाउट्स द लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये जो शाउट्स है किसके लिए है, लैंडलॉर्ड के लिए आया है। अब ये सब्जेक्ट के पहले क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ हमने बना दिया है इन्वर्जन। जब हम स्पीच को बाद में लिखते हैं तो इन्वर्जन का यूज करते हैं, जिससे क्लैरिफिकेशन रहे कि लैंडलॉर्ड ने कौन सी स्पीच कही है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का आपका सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पूरे अच्छे डिटेल में समझ आ गए होंगे। तो कल फिर एक ऐसा सेशन होगा जिसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग क्लास से लिए जाएंगे, अलग अलग चैप्टर से लिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चन को आपको पूरी डिटेल में समझाऊं, जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन उसका हो सकता है वो समझाऊं, और एक एक चीज आपकी सॉल्व करूं। फिर भी किसी क्वेश्चन में यदि आपको किसी वर्ड में डाउट है तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में वहां से उसको एंटरटेन कर दूंगा। ओके बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, स्टे कनेक्टेड विद अस, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हमें मैसेज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।